एक जैतून नाम का गांव था। उस गांव में एक विधवा औरत संतोषी अपनी बेटी किरण के साथ रहती थी। उसकी बेटी किरण बहुत सुंदर थी। पूरे गांव में उससे सुंदर लड़की नहीं थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन सभी लड़कियां मटके लेकर कुएं के पास पानी भरने के लिए एक कतार में खड़ी होती हैं। तभी पीछे से किरण आ जाती है। ए लड़कियों, चलो सबसे पहले मुझे पानी भरने दो। मैं सबसे पहले पानी भरूंगी और तुम सब मेरे बाद पानी भरना। क्यों? पहले हम सब आए हैं, इसलिए हम ही पहले पानी भरेंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। एक तो ये किरण देर से आती है और जल्दी पानी भरकर ले जाती है। देखो किरण, तुम देर से आई हो, इसलिए चुपचाप सबसे पीछे जाओ और हम सबके बाद ही पानी भरना। हाँ, और अगर अगली बार पानी जल्दी भर के लिए जाना है तो हमसे पहले आना और पहले पानी भर के ले जाना। देखो, अच्छा होगा तुम हट जाओ। और वैसे भी मैं तुम सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरा हक ही बनता है इस कुएं से पानी भरने का। तुम सब कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली। किरण सभी लड़कियों को पीछे धक्का देकर कुएं से पानी भरने लगती है, पर अब की बार उन सभी लड़कियों को ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। देख रही हो बहन, इसका आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, आज तो इसका बहुत हो गया। आज तो इसकी माँ से शिकायत करनी ही पड़ेगी। सभी लड़कियां किरण की माँ से मिलने जाती हैं। प्रणाम चाची। चाची, किरण को समझा देना, ये लड़की अपनी सुंदरता का बहुत घमंड दिखाती है। इसने बहुत परेशान कर रखा है सबको। हम सब इसकी सहेलियां हैं, इसलिए कुछ नहीं कहती हैं। इतना सब बोलकर वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। हाय, मैं इस लड़की का क्या करूं? इसके अंदर बहुत घमंड भर चुका है। फिर संतोष किरण को कुएं के पास ढूंढने चली जाती है। फिर वो बीच रास्ते में देखती है कि एक बूढ़ी औरत किरण से पानी मांग रही होती है। अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगी? चल बुढ़िया, तू इतनी मैली कुचैली हो रखी है, ऊपर से तेरे से इतनी बदबू आ रही है। मैं नहीं पिला रही तुझे पानी। जाके कुएं से खुद ले ले, भिखारिन कहीं की, मुझे गंदा कर देती। और फिर वो बूढ़ी औरत निराश होकर वहां से चली जाती है। संतोषी को ये सब देखकर किरण पर बहुत गुस्सा आता है। किरण, ये बहुत गलत बात है। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए। फिर संतोषी और किरण दोनों घर की ओर चल देते हैं। कुछ गांव वाले मिलकर संतोषी के घर पहुंचते हैं। अरे संतोषी जी, प्रणाम करते हैं। हाँ, प्रणाम। बताइए कैसे आना हुआ? अरे संतोषी जी, अभी थोड़े दिनों बाद ही गांव में एक बड़ा महोत्सव होने वाला है। हमने सभी गांव वालों में थोड़े थोड़े काम बांट दिए हैं, तो आपको भी एक बताने आए हैं। हाँ, बोलिए ना, क्या काम है मेरे लिए? जी, वो आपको महोत्सव में कुछ पहुँचे हुए ऋषि मुनि भी आएंगे, तो उनके लिए खाना पकाने का काम दिया है। हाँ भाई जी, बना लूंगी उन सभी ऋषि मुनियों के लिए खाना। और धन्यवाद, आपने मुझे इस काम के लिए चुना। ठीक है, और जरा एक बात और कहनी थी। हाँ, बोलिए ना भाई जी। जरा अपनी बेटी किरण को समझा के रखना, इतने पहुँचे हुए ऋषि मुनि आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना करे हैं? ठीक है भाई जी, मैं उसे समझा के रखूंगी। फिर संतोषी किरण को समझाने बुझाने लगती है। देखो किरण, कल गांव में महोत्सव है और कल पहुंचे हुए ऋषि मुनि भी आएंगे, तो इसलिए तुम कुछ गड़बड़ मत करना, उन सभी से आराम से बात करना। किरण संतोषी की बातों को नजरअंदाज करके चली जाती है। ठीक है भाई जी, मैं उसे समझा के रखूंगी। चलो भाइयों, बहुत काम पड़ा है, सारी तैयारियां करनी है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन महोत्सव में 2 ऋषि मुनि आते हैं। सभी गांव वाले उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें भोजन के लिए बोलते हैं। आइए गुरुजी, स्थान ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। हाँ गुरुजी, आपके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाया है। इतने में संतोषी अपनी बेटी किरण के साथ भोजन लेकर आती है और भोजन परोसती है। फिर ऋषि मुनि भोजन करना आरंभ करते हैं। भोजन करने के बाद वो किरण से कहते हैं, बेटी, जरा पानी से हाथ तो धुलवाना। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लग रही हूँ? और वैसे भी तुम्हारे हाथ धुलवाते समय जो गंदे पानी के छींटे मेरे ऊपर आएंगी, उनसे मैं गंदी हो जाऊंगी। किरण की ये बातें सुनकर ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और किरण को बोलते हैं, ए लड़की, तूने हमारा बहुत अपमान किया है,
तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। अभी के अभी तू एक बहुत बदसूरत चुड़ैल बन जाएगी और जंगल में भटकेगी। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी घमंड नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें श्राप दे चुका हूँ, अब इसे वापस लेना हमारे वश में नहीं है, पर हाँ, हम अपने श्राप को कम कर सकते हैं। जब भी तुम कोई बड़ा अच्छा काम करोगी तो तुम अपने आप अपने असली रूप में आ जाओगी। करियन वाली चुड़ैल को ऋषि मुनि की ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। ऋषि मुनि वहाँ से गांव वाले उसके इस चुड़ैल वाले रूप से बहुत डर जाते हैं। उनके बच्चे तो उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी जिस खूबसूरती को देखकर सब मोहित होते थे, आज उसी बदसूरती से सब डर के मारे चिल्लाते जा रहे हैं। फिर सारे गांव वाले उसे पत्थर से मार मार के जंगल में भगा देते हैं। अरे मारो इसे, ये गांव में रहेगी तो हमारे बच्चे डर जाएंगे, भगाओ इसे। फिर चुड़ैल भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है। वह जंगल के किसी खंडहर में पहुंच जाती है जहां पर और भी सारी चुड़ैल होती हैं। वो सारी चुड़ैल किरण वाली चुड़ैल को अपने समूह में सम्मिलित कर लेती हैं। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, अब तुम वही काम करोगी जो हम सब चुड़ैल करती हैं। सही कहा, जैसे हम इंसानों को मारकर उनका मांस बड़े स्वाद से खाते हैं, तुम भी वैसे ही खाओगी। किरण वाली चुड़ैल उन सभी चुड़ैलों की बात सुनकर बहुत डर जाती है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी और ना ही मैं इंसानों का मांस खाऊंगी। मैं यहाँ अब और नहीं रुकूंगी। तुझे रुकना तो पड़ेगा। हाँ, और वैसे भी यहाँ से बच के तू जाएगी कहाँ? अगर गाँव गई तो गांव वाले मार मार के भगा देंगे। सारी चुड़ैल किरण वाली चुड़ैल पर जोर जोर से हंसने लगती हैं और किरण वाली चुड़ैल को विवश होकर उन्हीं सारी चुड़ैलों के साथ रहना पड़ता है। एक बार वो सारी चुड़ैल ऊपर आसमान में उड़ रही थी किसी इंसान को अपना भोजन बनाने के लिए। तभी ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते वो एक महल के ऊपर रुक जाते हैं। उनके साथ किरण वाली चुड़ैल भी होती है और वो सारी चुड़ैल देखती हैं कि एक राजकुमार महल की छत पर सो रहा होता है। देख रही हो, ये राजकुमार अपनी महल की छत पर अकेला सो रहा है। हाँ, यही सही मौका है, इस राजकुमार को उठा लेते हैं। किरण वाली चुड़ैल जैसे ही राजकुमार की तरफ देखती है, तभी वो उस राजकुमार से मोहित हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है। हाँ चुड़ैल, और देखो तो सही, ये राजकुमार कितना सुंदर है, इसका तो खून भी कितना गर्म होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसे खा के तो बहुत मजा आ जाएगा। किरण वाली चुड़ैल उन सभी चुड़ैलों की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो जिससे प्रेम कर बैठती है उसे वो सारी चुड़ैलें खाने वाली होती हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो? नहीं, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगी। अच्छा, क्यों न खाएं हम इसे? इतने दिनों बाद इतना अच्छा मांस मिलने जा रहा है और तू पहले ही टोक दे हमें। हाँ, और वैसे भी हम सब चुड़ैल हैं, इसे खाएंगी नहीं तो क्या प्रेम करेंगी? और हम क्या, तू भी खाएगी इसे, समझी? वो सारी चुड़ैल उस राजकुमार के सिर पर मारकर उसे घायल कर देती हैं और फिर अपने खंडहर में ले आती हैं। किरण वाली चुड़ैल योजना बनाने में व्यस्त हो जाती है कि कैसे वो उस राजकुमार को भगाए। तभी बाकी चुड़ैल उस राजकुमार को खाने के लिए बुलाती है। किरण वाली चुड़ैल तभी अपनी योजना चलाना शुरू कर देती है। वो उन सभी चुड़ैलों के पास जाती है और उन सभी से झूठ बोलती है। अरे अरे, इस पतले से सुकड़ी राजकुमार के पीछे क्यों पड़े हो तुम सब? मैंने अभी अभी वहाँ खंडहर के बाहर झाड़ियों में से एक हट्टा कट्टा मोटे से आदमी को जाते हुए देखा है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, मैं सही कह रही हूँ, सच, मैंने वहाँ पर एक मोटे से आदमी को देखा। अभी वो भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी भी उसे आसानी से पकड़ सकती हो। कहीं वो तुम्हारा भ्रम तो नहीं? अरे, सारा समय सवालों में लगा दोगी क्या? जल्दी जाओ, नहीं तो मोटा आदमी चला जाएगा। सारी चुड़ैल फिर उस मोटे आदमी को ढूंढने चली जाती हैं और मौका देखते ही किरण वाली चुड़ैल उस राजकुमार को अपनी गोद में उठाकर गांव में ले आती है।
उस समय गांव में भटकता हुआ कोई दिखा नहीं, इसीलिए किरण वाली चुड़ैल उसे एक पुराने घर में ले आती है। वो राजकुमार को होश में लाने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाकर उसे कोई पहचाने ना, इसलिए वो एक कपड़े से अपना मुंह ढक लेती है, दूसरा अपने हाथ पैर पर ओढ़ लेती है और फिर वो एक दुकान पर जाती है। अरे भैया, जरा एक पानी की बोतल देना। दुकानदार उस चुड़ैल को पानी की बोतल देता है, पर जब वो उससे पैसे मांगता है तो वो भाग जाती है और भागते भागते उसका मुंह का कपड़ा उड़ जाता है और दुकानदार उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे भाई, चुड़ैल चुड़ैल, अरे भागो। दुकानदार चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और चुड़ैल छिपकर पुराने मकान में चली जाती है राजकुमार को होश में लाने के लिए। किरण वाली चुड़ैल बोतल में से पानी लेकर राजकुमार के मुंह पर छिड़क देती है और तभी राजकुमार होश में आता है। पानी पानी पानी। फिर किरण वाली चुड़ैल राजकुमार को अपने हाथ से पानी पिलाती है और राजकुमार खड़ा हो जाता है। राजकुमार चुड़ैल को देखकर थोड़ा डर जाता है। आप मुझे देखकर मत डरिए, मैं यहाँ आपको कोई हानि नहीं पहुँचाने आई हूँ, मैं तो आपको यहाँ बचा कर लाई हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। कोई 3 चुड़ैलों ने मेरे सर पर वार कर दिया था और फिर मैं बेहोश हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजकुमार के धन्यवाद कहने के बाद ही वो किरण वाली चुड़ैल दोबारा अपने सुंदर रूप में आ जाती है, वही सुंदर चेहरा जो उसका पहले था। राजकुमार उसे उस रूप में देखकर मोहित हो जाता है और उससे अपने प्रेम का इजहार करता है। किरण जी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर किरण अपनी माँ को महल बुलाकर उनकी अनुमति से विवाह कर लेती है और किरण का घमंड बिल्कुल दूर हो जाता है। इसी तरह राजकुमार और किरण साथ साथ खुशी से रहने लगे। एक गांव में टिंकू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रात होते ही उसके घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थी। अजी सुनिए ना, देखिए ना, वो डरावनी डरावनी आवाजें फिर से आने लगी हैं। उठिए ना अजी, उठिए ना। क्या हुआ रेशमा? अजी देखिए ना, जमीन के अंदर से फिर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। रोज रात होते ही ये आवाजें आने लगती हैं। आप कुछ कीजिए ना, इतने डर के माहौल में मैं नहीं रह सकती। ठीक है, मैं सुबह होते ही ये जमीन खुदवा कर देखता हूँ, आखिर माजरा क्या है। अभी तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर टिंकू सो जाता है और रेशमा डरते डरते पूरी रात गुजार देती है। फिर दिन होने पर, अरे भाई, मेरे घर में जमीन के अंदर से रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तुम मेरे साथ चलो और जमीन को खोद के देखो, आखिर माजरा क्या है। नहीं नहीं टिंकू भाई, पूरा गांव बोलता है कि तुम्हारा घर श्रापित है। तुम्हारे घर की जमीन के नीचे किसी भूत पिशाच का वास है। अगर मैंने तुम्हारे घर की जमीन खोद दी तो सबसे पहले वह चुड़ैल मेरा सर धड़ से अलग कर देगी। चल डरपोक, चल भाग यहाँ से, मैं किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। फिर टिंकू वापस अपने घर की ओर चल देता है। फिर रात होने पर टिंकू और रेशमा सो रहे होते हैं। तभी वो डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और रेशमा की नींद खुल जाती है। अजी अजी उठिए ना, देखिए ना, वो आवाजें फिर से आने लगी हैं। आज आपको कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर टिंकू गुस्से में उठता है और कुल्हाड़ी से जमीन खोदने लगता है और कुछ ही देर में अपने कमरे में एक गहरा गड्ढा खोद देता है। तभी वो डरावनी आवाजें तेज हो जाती है और उस गड्ढे से बहुत तेज बदबू आने लगती है। अजी ये बदबू कैसी है? क्या हमने गड्ढा खोदकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? फिर टिंकू उस गड्ढे के अंदर उतर जाता है। वहाँ उसे एक औरत की लाश मिलती है। फिर वो उस लाश को अपने कंधे पर डालकर गड्ढे से बाहर निकल आता है। अजी ये किसकी लाश है और ये हमारे घर के नीचे कैसे आ गई? पता नहीं भगवान, ये लाश कहाँ से आ गई? अजी क्या ये लाश ये डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रही थी?
पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, इसके चेहरे से कपड़ा हटाकर तो देखिए कि क्या पता कोई जान पहचान का हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर कोई चुड़ैल निकली तो? मैंने आपसे बड़ा डरपोक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो एक लाश से भी डर रहा है। फिर रेशमा उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटा देती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एक चुड़ैल होती है। अरे मर गई रे। अजी, ये तो कोई चुड़ैल की लाश है। कहीं हमने इसे बाहर निकाल कर कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे बहुत डर लग रहा है जी, कहीं ये जाग न जाए। फिर टिंकू उस लाश को उठाकर वापस गड्ढे में फेंक देता है। भगवान, हमें अब और यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो रे। फिर जैसे ही टिंकू भागने लगता है, वो लाश टिंकू की टांग पकड़ लेती है। अरे मर गया रे। अरे प्रीतम, मेरे लिए रुको, इस कमबख्त ने मेरी टांग पकड़ ली है। अब मैं क्या करूं? अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, आप ये घर ले लो, हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आज से आप ही इस घर की मालकिन है, बस मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे। इतने सालों के बाद कोई इंसान मेरे हाथ आया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? फिर वो चुड़ैल टिंकू की टांग को काट खाती है। अरे मर गया रे। हाय रे, ये नास मिठी चुड़ैल ने तो मेरी टांग पर काट लिया। अरे कमबख्त, ये तूने क्या कर दिया? मेरी टांग ही चबा डाली। कम से कम अब तो मुझे छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ रेशमा भागती हुई जाती है और कुछ लोगों से मदद मांगती है। भाई साहब, मेरी मदद करो, मेरे पति को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर कुछ गांव वाले रेशमा के साथ उसके घर आते हैं और वो लोग खिड़की से झांक कर देखते हैं कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये कहा भाई, ये तो कोई चुड़ैल है। अरे बहन, ये चुड़ैल तुम्हारे घर कहाँ से आ गई? भाई साहब, ये कमबख्त चुड़ैल बहुत सालों से हमारे घर के नीचे ही रह रही थी। हमने जैसे ही अपने घर के जमीन की खुदाई की तो ये कमबख्त जमीन से बाहर निकल आई। अरे नास बिटो, बाहर खड़े होकर बातें ही करते रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? हाय रे, ये चुड़ैल तो मेरी टांग छोड़ ही नहीं रही। अरे मर गया रे। अरे बिरजू भाई, वह देखो, इस चुड़ैल ने तो टिंकू भाई की टांग को काट खाया है। अब ये भी भूत बन जाएंगे। टिंकू भाई, इस चुड़ैल ने तो तुम्हारी टांग पर काट लिया है। अब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग को शरीर से अलग करना ही होगा, नहीं तो इसका जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और तुम भी इसके जैसे बन जाओगे। अरे मर गया रे। नहीं भाई नहीं, मैं अपनी टांग को नहीं काट सकता। ठीक है भाई, फिर तुम भी इसकी तरह भूत बनने को तैयार हो जाओ। अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये भूत बन गए तो मेरा क्या होगा? अजी, आप अपनी एक टांग काटकर खुद को इसके चंगुल से आजाद क्यों नहीं करवा लेते जी? मैं एक लूल्हे के साथ तो जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन अगर आप भूत बन गए तो मेरा क्या होगा? बिरजू भाई, हमें इस घर को आग के हवाले करना ही होगा। अगर ये चुड़ैल आजाद हो गई तो पूरे गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम ठीक कहते हो भाई, हमें इस घर को आग के हवाले करना ही होगा। अरे नास बिटो, ये कैसी तरकीब बना रहे हो? मेरा ख्याल तो करो, इस चुड़ैल के साथ साथ मैं भी जल के राख हो जाऊंगा। देखो टिंकू भाई, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, जल्दी से अपनी टांग काट कर इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा लो, नहीं तो हम इस घर को आग के हवाले कर रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी रेशमा पड़ोस के घर जाती है और एक बड़ा सा चाकू उठाकर ले आती है। अजी, ये लीजिए, इससे अपनी टांग को अलग कर दीजिए और जल्दी से बाहर आ जाइए। फिर रेशमा उस चाकू को टिंकू की तरफ फेंक देती है। फिर टिंकू उस चाकू को उठा लेता है। हे भगवान, अब क्या करूं? जो होगा देखा जाएगा। फिर टिंकू उस चाकू से अपनी टांग को काट देता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे
मर गया रे, हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है, हाय रे, अरे नास मिट्टी चुड़ैल, तेरी वजह से तो मैं लूला बन गया, हाय मैं तो कहीं का नहीं रहा, अरे मर गया रे। उसकी एक टांग चुड़ैल के हाथ में रह जाती है। बहुत स्वादिष्ट है, आज तो मजा ही आ गया। टिंकू भाई, जल्दी से इस घर से बाहर निकलो, हम इस घर को आग के हवाले कर रहे हैं। अरे कमबख्त तो रुक जाओ, मुझे तो बाहर आने दो, हाय मर गया रे, हाय। फिर टिंकू जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही गांव वाले घर को आग के हवाले कर देते हैं। हाय हाय, मर गई रे, मर गई। ए गाँव वालों, तुमने क्या कर दिया? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी मैं। फिर देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो जाता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद गांव वाले घर का जला हुआ सामान हटाकर उस चुड़ैल की लाश की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां किसी की कोई लाश नहीं मिलती। बस जमीन में एक गहरा गड्ढा मिलता है। अरे भाई, ये तो वही गड्ढा है जो मैंने खोदा था, लेकिन उस चुड़ैल की लाश कहाँ गई? भाई मुझे लागत है वह चुड़ैल वापस इसी गड्ढे में घुस गई है। चलो हम इस गड्ढे को बंद कर देते हैं। फिर वो लोग घर के जले हुए सामान से गड्ढे को बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।